नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप भी ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत के सबसे आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हो और आवाम की रहनुमाई हो सके। तो बहरहाल आज की हदीस का मफ़हूम जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम ये है कि ज़िना को मुश्किल बनाओ और निकाह को आसान बनाओ। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि माशरे के लिए बहुत ज़रूरी एक पैगाम है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हिदायत है, हुक्म है और अल्लाह को राज़ी रखने का एक मैं समझता हूँ पैगाम है, बहुत ही प्यारा पैगाम है। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की तरफ चलते हैं और ख़बरों के बारे में आपको बताते हैं कि 21 साल तक बिहार के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायद रहने वाले नीतीश कुमार ने बिलाकर ओहदे चीफ मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दिया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान वो राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उन्होंने हलफ भी ले लिया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की जगह अब जो चीफ मिनिस्टर आया है, पहली मरतबा बिहार जैसी बड़ी रियासत में, पहले तो सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार की अहमियत होती है शुमाली हिंद में, तो बिहार जैसी बड़ी रियासत का इख्तियार अब बीजेपी के हवाले कर दिया गया है। और बीजेपी के जो सम्राट चौधरी हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और इस सिलसिले में ये इत्तलात आ रही हैं कि सम्राट चौधरी कल यानी 15 तारीख को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। और गवर्नर जो है जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसैन को बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया है आज। तो सिद्दीक़ साहब, आप देखेंगे 75 साल नीतीश कुमार की जो हालत, जहनी हालत है, उसके बारे में कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने देखा कि जब से वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद आपने देखा कि किस तरह की हरकतें वो करते रहे, उनके इशारे किनारे, उनकी हरकतें इजलास के दौरान, और फिर एक खातून डॉक्टर के साथ उनकी बदतमीज़ी, मैं समझता हूँ कि उनकी सियासी ज़िंदगी पर, उनकी अखलाकी ज़िंदगी पर एक बदनुमा दाग बनी रहेगी, एक धब्बा बनी रहेगी। तो बहरहाल अब देखना है कि उनके बेटे निशांत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान भी किया जा रहा है। तो अब नीतीश कुमार को बीजेपी उसी तरह यूज़ एंड थ्रो करेगी के तौर पर इस्तेमाल करेगी, जिस तरह अक्सर लोग आप देखेंगे कि गंदी चीज़ों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, या इवन आजकल आप देखेंगे गिलास से सो वगैरह, उसे भी यूज़ एंड थ्रो की तरह फेंक दिया जा रहा है। तो बहरहाल नीतीश कुमार का हाल बुरा होने वाला है, क्योंकि ये कहा जा रहा है इसलिए कि बीजेपी कभी भी अपने जूनियर पार्टनर को नहीं बख्शती। और इसकी सबसे बदतरीन मिसाल, और मैं समझता हूँ कि इबरत जो है, इबरतनाक मिसाल जो है, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे है। तो आप क्या कहते हैं सिद्दीक़ साहब? डॉक्टर साहब, ये बीजेपी की पॉलिसी आपको तुम्हारे टिश्यू पेपर की तरह है। जी जी, जैसे नाक पोंछ के फेंक देते ना, जी कचरे में, डस्टबिन में डाल देते, तो इनकी वो पॉलिसी है। ये वैसे ये बूढ़ा पहले से सठिया गया था, हरकतें जो कर रहा था ये शख्स जो है ना, उससे मालूम हो रहा था कि जहनी तौर पे ठीक नहीं है। और उसको जो है ना स्लोली साइडलाइन करते 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 उसको जो है ना, उसको पूरे कोई ठिकाने लगा दिया, मजबूर कर दिया उसको जो है ना, बिल्कुल राज्यसभा में ले आके फेंक दिया उसको जो है ना, रिटायर्ड हो जाओ तुम जो है ना। और हालांकि ये बूढ़ा जो है ना काफ़ी साथ दिया, बीजेपी का साथ देता गया, सीधा वफादारी करता गया, लेकिन आखिरी में जो है ना उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया जो है ना। तो ये बहुत बड़ा जो है ना इबरत है ये ऐसे लोगों के लिए जो बीजेपी को जो है ना बिल्कुल साथ चलते हैं, उनके लिए निशानी इबरत है। और ऑलरेडी आप देखेंगे कि 20 साल में कोई ख़ास जो है ना तरक्की बिहार की नहीं हुई है। जी हाँ। अब मज़ीद जो है ना वहाँ पे मलियामेट हो जाएगा बिहार, वहाँ पे फ़िरका परस्ती उरूज पर आ जाएगी। आपको तो मालूम है बीजेपी जो करती है, हिंदू मुस्लिम हर जगह करके उसको मज़ीद तबाही के दहाने पे पहुँचा देंगी। क्योंकि ये जो शख्स नया आने वाला है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये जो है ना SSC भी पास नहीं है, शख्स जो है ना 10वीं जमात पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फेल है बोल के कह रहे हैं लोग। और कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को आप CM बना रहे हैं, और जिसके खिलाफ FIRs भी हैं कई जो है ना। तो अब ये हमारे हिंदुस्तान की अब एक रुझान बन गया है, किसके खिलाफ कत्ल के इल्ज़ामात हो, जिसके खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात हो, चोरी के, डकैती के, जिना बिल जबर यानी रेप के इल्ज़ामात हो, उसको इस तरह के ओहदे देना ज़रूरी है। बिल्कुल फैशन बन गया आजकल जो है ना, यानी जितने आप क्राइम्स करेंगे उतना आपको जो है ना बीजेपी सपोर्ट करेगी, आपको पॉलिटिक्स में आपको टिकट मिल जाएगा आराम से जो है ना। तो यहाँ भी वही होने आ रहा है। और बताइए अल्लाह ही हाफिज़ है ये बिहार का कि क्या होने वाला है इनका जो है ना।
ऑलरेडी हम समझ रहे थे कि कुछ तरक्की होंगी, अभी कम से कम तरक्की करेगा बिहार, लेकिन आपको तो मालूम है कितनी बैकवर्ड स्टेट है बिहार, आपको मालूम है हिंदुस्तान की, जी जी। कि बेचारे बिहारियाँ सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। प्रशांत किशोर बड़ी जी, बड़ी बातें कर रहे वो थे। खाली बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते, खाली बातों के उन्होंने। हुमायूं लेकिन कबीर है समझे हाँ बिहार के वो। बिल्कुल वैसे हैं, और कोई ना उनका लाएमल है ना पॉलिटिकल कुछ उनके पास वो हैं, खाली बकवास करते रहे, लेकिन वो जो है ना कोई भी वहाँ की पॉलिटिक्स में कोई भी नुमाया किरदार उन्होंने अदा किया ना, उनको पब्लिक कोई वोट दी खातिर में लाई उनको जो है ना। तो ऐसा कोई भी नहीं है वैसे बिहार की, अगर पॉलिटिक्स में देखेंगे सियासत में, सिवाय लल्लू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं और तेजस्वी वो, यादव हाँ बस उन वही है बस खाली। और अब उनको भी कैसा किस तरीके से ठिकाने लगाना है। लगा दिए ठिकाना, ऑलरेडी उनको जो है ना कैरियर खत्म करके लोग रख देंगे जाना। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक तेलंगाना में शदीद गर्मी से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद में कहा जा रहा है कि 41 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत है, जबकि दर्जा हरारत जो 43 डिग्री सेल्सियस है वो सबसे ज़्यादा है 2 अज़ला में है, और तमाम अज़ला में बशमुल हैदराबाद के 41 डिग्री सेल्सियस ये बताया जाता है। 22 अज़ला में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। माँ बाकी 11 अज़ला में 41 और 42 के दरमियान दर्जा हरारत बताया जाता है। और हैदराबाद में जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये कहा जा रहा है कि रियासत में के तमाम अज़ला में अगर किसी ज़िले में कम दर्जा हरारत है वो हैदराबाद है, और वो भी 41 डिग्री सेल्सियस। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह पूरे शहर में ऐसा लग रहा है सन्नाटा छाया हुआ है, इस कदर गर्मी है और धूप है, लोग अपने घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि निज़ामाबाद के अल्लूर में सबसे ज़्यादा यानी 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है, जबकि नलगुंडा के गुड्डीपल्ली में 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है। और हैदराबाद में अगर देखा जाए तो नामपल्ली इलाका जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म तरीन इलाका है, शदीद गर्मी का हामिल इलाका है, जहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, शदीद गर्मी की लपेट में है, खासतौर पर तेलंगाना के इन्हें तमाम अजला तकरीबन लपेट में है। और हैदराबाद में अनएक्सपेक्टेड इतनी जो है ना ज़्यादा टेम्परेचर हैदराबाद में भी, कि किसी ज़माने में जो है ना गर्मा के मौसम में भी शदीद जो है ना यहाँ का मौसम जो हुआ करता था बहुत ही प्लेजेंट रहा करता था, लेकिन ख़त्म हो गया। ये लोग जो है ना सारे दरख्त कट कर दिए, जो है ना अपार्टमेंट्स की जो है ना भरमार है, कॉन्क्रीट जंगल जो होके रह गया है, तालाबों पे कब्जे, पानी सब ख़त्म कर दिए। तालाब में रहने से ठंडक रहती थी शहर में, जी जी जी। उसको तबाह बर्बाद करके जो है ना पूरे उसको बेच दिया गया, सुखा दिया गया है, प्लॉटिंग कर दी गई है पूरे। जिधर जिधर देखिए फ्लैट से पानी की किल्लत शदीद हो गई, आपको मालूम जितने फ्लैट से तकरीबन जो है ना वहाँ से टैंकर्स के जरिए पानी सप्लाई हो रहा, पानी का ग्राउंड लेवल जो है ना बहुत नीचे चले गया है। तो कई मसाइल से दो चार है, तो वैसे में जो है ना ये नेचुरल है कि इतनी गर्मी हम बर्दाश्त करें, सह रहे जो है ना, ये बिल्कुल ऑब्वियसली जो है ना। वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक डिलिमिटेशंस का है या का पार्लिमानी हलकों की हदबंदी, असम्बली हलकों की हदबंदी का सवाल है, बीजेपी अपने मुताबिक हदबंदी कर रही है, अपोजिशन ये इल्ज़ाम आयद कर रही है। और इसका सबसे ख़तरनाक सबूत आपको मिलेगा तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा, जहाँ पर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियती रियासत वाहिद, वहाँ पर तबाही व बर्बादी लाने के लिए और वहाँ पर इक़्तिदार में बीजेपी को लाने के लिए किस तरह हदबंदी की गई, मुतासिबाना हदबंदी की गई, जानिबताराना हदबंदी की गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि फ़ारूक अब्दुल्ला कहते हैं, उमर अब्दुल्ला कहते हैं, और PDP की जो सरबराह है महबूबा मुफ्ती कहती हैं, और दूसरे जो कश्मीरी कायदीन हैं वो कहते हैं। और आपको ये बता दें कि अब जनूबी हिंद को भी निशाना बनाया जाने वाला है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हदबंदी के नाम पर 2029 से पहले तकरीबन जो पार्लिमानी नशस्तों की तादाद होगी वो 800 से ज़ायद हो जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करवाया है, तामीर करवाई है, वो तो एक अपने याद के लिए उन्होंने तामीर करवाया था। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर यूपी की हुकूमत आएगी या फिर कांग्रेस की ज़रिए क़यादत हुकूमत आएगी तो उसके बाद एक पार्लियामेंट बनेगी, ये मेरी गारंटी है। और वो जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट बनाई है वो किसी गोदाम में तब्दील कर दिया जाएगा या किसी और जगह यानी किसी और दफ्तर में तब्दील कर दिया जाएगा। तो बहरहाल जनूबी हिंद में लोकसभा की जो नशस्तें हैं वो ज़्यादा हासिल करने के लिए बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें जद्दोजहद करना चाहिए, ये बात कही है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दरअसल डॉक्टर BR अम्बेडकर की यूम पैदाइश के मौके पर खिताब कर रहे थे। तो आपको नाज़रीन बता दूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मुसलमान होने वाले थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इकबाल ने जिस तरह कहा है कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो बहरहाल शिया सुन्नी की जब बात आई तो अम्बेडकर ने कहा कि क्या मैं सुन्नी बनूं क्या शिया बनूं, तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने
इरादा तर्क कर दिया और फिर अब वैसे भी अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, तो बहरहाल उन्होंने इरादा तर्क कर दिया और फिर वो बुद्धिस्ट बन गए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डिग्रियां रखने वाला कोई एक शख्स था तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और वही शख्सियत थी जिनके पास सबसे ज़्यादा PhD भी की डिग्रीज भी थे, एजाज़ी भी डिग्रीज थी, और दोनों ने PhDs भी किए थे, यानी डॉक्टरेट किए थे। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर उनकी यूम पैदाइश तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि हदबंदी जो के दौरान आबादी के लिहाज से 50% जो नशस्तें हैं वो अलाट की जाती हैं, जबकि 50% नशस्तें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है यानी GSDP उसके तहत की जाती है। और हद ये है कि शुमाली हिंद का फ़ायदा किया जा रहा है और जनूबी हिंद को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। ऐसे में जनूबी हिंद के जो सियासतदान हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, उन तमाम को इस मकसद के लिए BJP के नापाक अज़ाइम रोकने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तहिदा जद्दोजहद करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल। ख़ासतौर पर तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, यहाँ पे लोग जो है ना शिद्दत से इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इनको मालूम है कि इनका जो है ना एक्चुअली टारगेट है क्या, तो लिमिटेशन के ख़िलाफ़ जो है ना ये लोग बिल्कुल आगे आ चुके हैं। ख़ासतौर में तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ कि ये लोग जो है ना आगे रहते हैं इस मामले में। इनकी नीयत सही नहीं है, ये लोग चाह रहे हैं कि कैसा भी करके जो है ना फिर इक़्तिदार यहाँ पे भी काबिज़ हो जाएँ। आपको तो मालूम है बेहुक एंड क्रूक कैसा भी करके लोग जो है ना कुछ भी करते हैं, जो है ना इक़्तिदार बस इनको हासिल होना चाहिए। जो तोड़ की सियासत है, जो है ना ऑटो में रिगिंग करते हैं, फिर SIR लाते हैं, डिलीट करते हैं, इतनी गंदी सियासत कर रहे हैं लोग कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और खाली जो है ना फिर आप जो है ना बड़े बड़े दावे करते हैं, आप जो है ना खराज अक़ीदत पेश करें अम्बेडकर को। अरे आप तो नफरत रखते जो है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से आपको नफरत है। तो शख्स की बदौलत तो कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया चल रहा है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हर काम करते हैं। तो खाली चुबे फॉर्मली उसको खराज अक़ीदत पेश करते हैं आप जो है ना। खासकर BJP की बात कर रहा हूँ, खाली बातें कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स है जो बचा हुआ है, हिंदुस्तान सेकुलर है जो है ना। तो खाली बोलने से होता नहीं, करके बताइए, एक्शन में आइए, बताइए वाकई जो है ना तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना मान रहे हैं। अदरवाइज फ़िरक़ा परस्ती उरूज पे है, बताइए हर चीज़ में जो है ना ये लोग निशाना बना रहे हैं अक़लियतों को, मुसलमानों को। तो कहाँ पे भीमराव अम्बेडकर को कहाँ फॉलो करते हैं, उनको बताइए जो है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। दलितों के बारे में क्या है बताइए, क्या हमदर्दी है बताइए। अब अंदाजा कीजिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को नजर आतिश कर दिया था। जी बिल्कुल। और इनमें हिम्मत नहीं थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को रोक सके। ये भी कहा जाता था कि गांधी जी ने कहा कि आप हिंदू धर्म में रहिए, सनातन धर्म में रहिए। तो उन्होंने गांधी जी को जवाब दिया था कि मैं बचपन से ही इन ज़ात पात में यकीन रखने वालों के बुरे रवैये का शिकार रहा हूँ। आपको याद होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब बचपन में स्कूल जाते थे तो आलाजात के हिंदू जो बच्चे होते थे उन्हें क्लास में बिठाया जाता था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनकी चप्पलों के पास बैठकर तालीम हासिल किया कर सकते थे। क्या ये इंसानियत है? क्या इस्लाम में ऐसा होता है? कभी नहीं होता। इस्लाम में एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद वही, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इस्लाम में आप बता दूं कि ये जो इख्तलाफात की बात की जाती है, ज़ात पात की बात की जाती है, इस्लाम में कोई ज़ात पात नहीं है और एक अल्लाह को माना जाता है, एक रसूल को माना जाता है, कुरान को पढ़ा जाता है और ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। इस्लाम में सब बराबर होते हैं। ये बिल्कुल। अब देखिए यही चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने जो है ना कोशिश की, उनको जो है ना हरिजन बोल के नाम दिया, हरिजन का पहला वर्ड यूज़ किया, रिजर्वेशन की बात। लेकिन आज हरिजन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किया जाता, बिल्कुल जो है ना नहीं किया जाता। और इन्हें इतनी अपलिफ्टमेंट के लिए इतनी कोशिश की है गांधी जी की, मैं बता नहीं सकता हूँ। रिजर्वेशन दिए, सब दिए, लेकिन सुलूक उनके साथ आज भी वही रवैया है ना पूरा। कोई भाई आप अंदाजा कीजिए कि नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम एक मंदिर में जाते हैं, अनजान ही हो गए बेचारे, एक मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को दूध से धोया जाता है। आज भी कई जो बैकवर्ड क्लास के लीडर्स है, अगर मैं चैलेंज करता हूँ किसी मंदिर में जाएं तो वो जब भी बाहर निकलेंगे तो फिर मंदिर को दूध से धो दिया जाता है। बिल्कुल, किससे बढ़ के और शर्म की बात क्या होनी है हमारे साहब। और दूसरी अहम बात बता रहा हूँ मैं कि ये एक आला ज़ात का टीचर है और बच्चा दलित है, वो प्यासा है, 11 साल उम्र है, पानी पी लेता है टीचर के घड़े से, तो टीचर उसे मार मार कर हलाक कर देता है, उसका कत्ल कर देता है। इससे बढ़ के शर्म की बात क्या होनी है। और हमारे वज़ीर आज़म बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योगी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, BJP वाले बड़ी बातें करते हैं और ख़ुद हमारे आप देखेंगे कि RSS के जो सरबराह है मोहन भागवत, उनकी तो बातों का कुछ और ही है। अरे मेरे पहले हिंदू माशरे में जो ज़ात पात का जो तफरीक है वो पहले ख़त्म करो, कास्ट सिस्टम को तो। और बेचारा वज़ीर आज़म हमारा कहता है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाएंगे, 1 नेशन 1 मिशन
इलेक्शन की बात करते हैं। अरे वन नेशन वन इलेक्शन को मैं समझता हूं कि इजी लो और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने से पहले अपने आप में जो दलितों को जिस तरह जानवरों की तरह सलूक किया जाता है, पहले इंसान समझो, ऐसे कानून बनाओ कि दलितों को बराबर का दर्जा मिले। हरगिज नहीं, वो तो है ही नहीं इनके पास, नफरत करते हैं रियाज साहब ये लोग जो है ना, इन्हें ब्राह्मणिज्म है इनका पूरा जो है ना, और जितने लो कास्ट के लोग हैं उनसे लोग नफरत करते हैं। इनको जो है ना पॉलिटिक्स सियासत में बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। जी जी। कोई भी तरक्की नहीं है, हालांकि रिजर्वेशन होने के बावजूद भी आज भी उनका परसेंटेज जो है ना पॉवर्टी वही साइडलाइन करे हुए लोग, और अभी भी जो है ना बिल्कुल हाशिए पे ला दिया गया है। अरे दलितों को ये लोग अपनी मजहबी किताबों से दूर रखे हुए हैं, दूर रखे गए हैं। क्राइम्स दुनिया के उनके कितने इस्मत रेजी के वाक़यात। अच्छा, इस्मत रेजी किसकी करते हैं? दलितों की करते हैं। दलितों की इस्मत रेजी होती है। हर दिन में 5 या से लेकर 8 दलित खवातीन की इस्मत रेजी होती है। और ये कौन करते हैं? आलाजात के जो शामिल होते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, दलित बॉडीज कहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आलाजात के हैं और बेचारे उसमें मजा है आपको। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मंदिर में अगर कोई दलित आ जाता है तो फिर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जी हाँ, उसको धो दिया जाता है, उसको जो है ना फिर से उसको ना इन्हें नापाक कहा जाता है अगर कोई आ जाता है वहाँ पे। और तो, जी हाँ, और देखिए, अगर कोई इस्लाम में तो इस तरह का भेदभाव नहीं है। आप देखेंगे कि दलित हो या कोई और हो, इवन मेहतर भी हो, आकर वो बैठकर खाना खा सकता है। जी हाँ, कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पास ऐसा, सब बराबर इक्वल है सब जो है ना। यहाँ पे कोई ना मजहब ना रंग ना कुछ नहीं, क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। इस्लाम में तो जो है ना हर एक के लिए मसावियाना हुकूक है, सबको इक्वल समझा जाता है। और हद ये देखिए कि आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अंदाज़ा लगाइए। ये लोग खंजीर को अपने घरों में रख रहे हैं और इनको अंदाज़ा नहीं है कि जितने भी खतरनाक दुनिया में वबाएं अब तक आई हैं, खंजीर से इंसान में मुंतकिल हुई है। और ये चाहते हैं कि मुसलमान, चूँकि खंजीर को हराम करार दिया गया है, लहम खंजीर को हराम करार दिया गया है और इंतहाई बद जानवर उसे कहा गया है, इसलिए बद जानवर कहा गया है कि खंजीर गंदगी खाता है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, कई लिहाज से जो है ना उसकी खुसूसियत ऐसी है कि उसमें जो है ना बेशर्मी उसमें पाई जाती है, उसमें गंदगी पाई जाती है, उसकी फितरत में गंदगी फितरत में गंदगी है। तो उसको जो है ना आप लोग निशान बना के कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना उसके हर चीज निकाल के, और बस तो जो है ना बेहुदे यहूदियां वगैरह जो है ना उसका हार्ट निकाल के इंसान को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो बहरहाल आप देखेंगे कि खाली उस जानवर की साख्त देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल जो है ना खुसूसियत उसके देख लीजिए, ध्यान देख लीजिए, अंदाजा हो गया। और नफरत का यह हाल है कि आप मुसलमानों को अपनी बस्तियों से दूर रखने के लिए खंजीर रख रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि कभी गाय के बारे में कहते हैं ये हमारी माँ है, तो अब ये खंजीर कौन है पता नहीं है। जी हाँ, नहीं, सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये सवाल पैदा होता है, अरे मेरे भाई गाय को माता कहते हैं तो फिर बैल क्या हुआ? ये सोचने वाली बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं सिद्दीक साहब। कम से कम इनको ये सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, जानवर जानवर होता है और इंसान इंसान होता है। तुमको सबसे पहले इंसान की मदद करनी चाहिए, तुमको सबसे पहले इंसान को अहमियत देनी चाहिए, तुमको सबसे पहले इंसान का एहतराम करना चाहिए, इंसानियत का एहतराम करना चाहिए। एक बच्चा 11 साल उम्र है, मासूम है, भोला बाला है, वो अपने ब्राह्मण टीचर के घड़े में जो पानी होता है उस पानी को पी लेता है तो उसे मार मार कर तुम कत्ल कर देते हो। तो क्या ये इंसानियत है? पहले तो इंसान बनो, उसके बाद इस तरह के काम करो। जी हाँ, गौ माता की अहमियत है, इंसानों की नहीं है यहाँ पे जाना। गौ माता को जो है ना आप इज्जत दे सकते हैं, माता है वो, लेकिन इंसानों को मार मार के पीट पीट के खत्म करना, ये कॉन्सेप्ट है इनका। जी जी जी, इंसानों की अहमियत नहीं है इनके पास, बहुत गलत काम है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि फलों का बादशाह किसे कहा जाता है? फलों का बादशाह कहा जाता है आम को। और आम में आप देखेंगे फाइबरस फूड है, और जो भी फाइबरस फूड होते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइबरस फूड के बारे में, यानी रेशा जिसमें होता है, उस रेशेदार फूड्स को या रेशेदार फलों को बहुत इंसानी सेहत के लिए बहुत मौसर करार दिया। जैसा खजूर में आप देखिए फाइबरस फूड है, आम फाइबरस फूड है। और आम के बारे में आपको बता दूं कि जिस तरह खजूर विटामिन के से भरपूर होता है और वो एंटी एनेमिक होता है, यानी एनेमिक जो पेशेंट होते हैं उन, यानी खून की कमी का शिकार जो पेशेंट होते हैं, खजूर खाने से या खजूर के चॉकलेट्स खाने से, मैं तो खजूर को अल्लाह मियाँ का चॉकलेट कहता हूँ, तो बहरहाल अल्लाह का चॉकलेट है, उसके खाने से आपके जिस्म में अगर खून की कमी है तो वो बराबर हो जाती है, यानी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो आपका सेहतमंद इंसान का हो जाता है। इसी तरह अगर आम की बात करते हैं, आम भी फाइबरस फूड है। आम और दूध अगर मिलाकर पी लें आप, तो फिर आप देखेंगे कि
खून की कमी का शिकार अफराद में वो शिकायत दूर हो जाती है। तो बहरहाल तेलंगाना आम जो है, तेलंगाना का आम मुत्तहिदा अरब इमारात में, फिर उसके बाद कनाडा में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा मकबूल है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आम की कीमत तेलंगाना नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर हैदराबाद में बहुत सस्ती हो जाएगी, इसलिए कि आम जो एक्सपोर्ट्स किए जा रहे थे अब ईरान जंग के नतीजे में वो एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गए हैं। और सिद्दीक साहब, आपको बता दूं कि आम का जहाँ तक सवाल है, आम हर कोई पसंद करता है, और चाहे वो बेनिशान हो, चाहे रसाल हो, मलगूबा हो या लंगड़ा हो, बेशुमार किस्म के आम है। तो बहरहाल आपको को बताना ये ज़रूरी है कि कम अज़ कम 30,000 मैट्रिक टन आम जो है हर साल हिंदुस्तान बैरून ममालिक को एक्सपोर्ट करता है, और इसमें से सिर्फ 10,000 मैट्रिक टन आम यूएई जाता है साहब। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये जंग के जो हालात है गल्फ के, तो उसकी तरफ से असरात पड़े जो है ना। दूसरी चीज़ है, लोग गंदगी ये शुरू करें कि वो केमिकल से पका रहे हैं आम को जो है ना। जी जी, ये बहुत ही जो है ना मुजरिमाना हरकतें हैं, इससे खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। पुलिस ने रेड किया है कई दफ़ा, जी हाँ जी हाँ। जाके जो है केमिकल्स चाइना के डाल के उनको पकाया जा रहा है जो है ना। तो ये बहुत गलत है। अगर नेचुरल तरीके से जो होते हैं आम, उसकी बहुत अहमियत होती है, उसके फ़ायदे होते हैं अगर उसको यूज़ करें जाए। जी जी जी, बहरहाल नाज़रीन, आम तो हर कोई पसंद करता है, और मैं समझता हूँ कि आम का जो आइसक्रीम होता है, मैंगो आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हैदराबाद में। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं कि और ख़बर की जानिब, और ख़बर के बारे में बताते हैं कि आखिर वो कौन सी खबर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरमीडिएट रिज़ल्ट आकर 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के दौरान कम अज़ कम 12 लड़के लड़कियों ने खुदकुशी कर ली है, अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर लिया है, और अफसोस की बात यह है कि अपने माँ बाप को वो बहुत बड़ा गम दे गए हैं। अक्सर बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके माँ बाप ने डांट डिपट की थी उनके नाक़िस तालीमी मुज़ाहिर के नतीजे में, लेकिन याद रखिए, कामयाबी नाकामी का देने वाला तो अल्लाह है। आपने मेहनत की, और जो अक्सर जो 12 बच्चियाँ जो अपने ज़िंदगियों का खात्मा कर चुके हैं, ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। माँ बाप को भी चाहिए कि वो देखिए बच्चों पर प्रेशर ना डालें। और दूसरी अहम बात यह है कि 12 बच्चे अगर ख़ुदकुशी करते हैं तो ये कितनी ख़तरनाक बात हो गई है, ख़तरनाक खबर बन गई है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये बच्चे, कोई एक सब्जेक्ट में पास हुआ तो कोई फेल हुआ तो कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए कि कई ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं हमारे खुद शहर हैदराबाद के, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो एसएससी में कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत का सिलसिला जारी रखा। आज दुनिया उन्हें सारी दुनिया उन्हें जानती है, उनकी महारत की वजह से, पेशेवराना महारत की वजह से। तो बहरहाल आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और होता है यानी वक्ती तौर पर तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, लेकिन आप दोबारा मेहनत कर सकते हैं। आपके पास कई ऑप्शंस है, आप कोई टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। और एडवांस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स भी होते हैं। अब एसएससी का हो या अब एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है उसके रिज़ल्ट मई के पहले हफ्ते में आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जो पेपर्स हैं उसके यानी एवेल्यूशन जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब फिज़िकल साइंसेस है, बायोलॉजिकल साइंसेस है, 16 अप्रैल से पहले, यानी 2 दिन बाकी रहेंगे, उससे पहले ही वो भी चेक कर लिए जाएंगे। तो बहरहाल जिस तरह की मैं बात कर रहा था, आप देखिए सूर्यापेट है, संगारेड्डी है, निर्मल है, आदिलाबाद है, इस तरह के अजला से खबरें आ रही हैं कि ये बच्चों ने खुदकुशी की है, और जिसमें बच्चे बच्चियाँ दोनों शामिल है। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जी हाँ, बिल्कुल रियाज साहब। और पहली आप मरतबा तो है माहिर ये। तालीम है सिद्दीक साहब, आप कुछ मशवरा दीजिए, बच्चे क्यों इस तरह नाकाम भी होते समय हैं? पहले देखिए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। देखिए, काउंसलिंग कीजिए बच्चों को, जो है ना डराइए धमकाइए मत जो है ना। साइकोलॉजिकली ये उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है, बच्चों के ऊपर जो है ना भयानक जहनी असरात होते हैं। अगर आप डराएंगे धमकाएंगे तो लोग बराबर इस किस्म के स्टेप ले सकते हैं। तो फ्रेंडली तरीके से बच्चों को समझाइए, करिए, और परेशानी की कोई बात नहीं है। 1 महीने के अंदर फिर एग्जाम है, बताइए आप अगर फेल भी होते हैं, आपका साल तो खराब होने वाला नहीं है, फिर मौका दिया जा रहा है आपको, फिर दीजिए, आप पास हो जाते, कोई मसला नहीं, कोई बड़ा इशू है नहीं। लेकिन आप डर से जो है ना अगर जान इन्हें दे रहे हैं तो कितना बड़ा लॉस है, बताइए कितनी बड़ी। तो साइकोलॉजिकली जो है ना उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए, और हुकूमत का भी काम है, बिल्कुल काउंसलिंग करना चाहिए, पेरेंट्स का भी काम है
कि इनको जो है ना ये एकदम से रोकना चाहिए, डांटे डिपेंगे की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं उससे पहले बाज़ाब्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर काउंसलिंग के तौर पर बच्चों को समझाना चाहिए कि आपको, अगर आप किसी पर्चे में नाकाम हो जाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आपको मौका दिया जा रहा है। वैसे भी आपको बता दूं कि बच्चे 1-2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से भी अगर फेल हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि हुकूमत ग्रेस मार्क्स भी दे सकती है ताकि बच्चों का दिल जीता सके, उनके मुस्तकबिल को महफूज किया जा सके। अगर इस के ज़रिए भी बहुत मदद की जा सकती है बच्चों की, और इस सिलसिले में हमदर्दाना रवैया इख्तियार करना हमारे चीफ मिनिस्टर का काम है। चीफ मिनिस्टर खुद जवान है, वो भी अच्छे वो भी बाप हैं एक बेटी के, तो वो भी देख सकते हैं कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं। उसी तरह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चाहिए कि जो बच्चे फेल हुए हैं चंद मार्क्स से, उन्हें ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। 5 मार्क्स देने से जिंदगी में कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, ना हुकूमत का कुछ जाने वाला है। लेकिन बच्चों को कितना इंकरेजमेंट होता है ये देखिए आप जो है ना, मैार में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप दे दे 5 मार्क्स भी ग्रेस मार्क्स देते हैं तो क्या जाने वाला है बताइए, हुकूमत का जाने वाला है। हज़ारों जिंदगी कितनी बच्चे जो है ना उससे फ्यूचर कैरियर कितने बच्चों का बन जाएगा। आप लगाइए 5 मार्क्स भी अगर उनको ग्रेस मार्क्स दे के पास किया जाता है, हज़ारों बच्चों का फायदा हो सकता है, हज़ारों बच्चे पास हो सकते हैं। बिल्कुल जो है ना, आप थोड़ा सा बताइए, दिल अपना जो है ना बड़ा कीजिए, बच्चों को दीजिए, देखिए आप कितना फ्यूचर में जो है ना बच्चे आगे चल के जाना। ये देखिए 12 बच्चों का जो खुदकुशी का मामला है बहुत खतरनाक है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर को आगे आकर ग्रेस मार्क्स दे देना चाहिए। बिल्कुल जो है ना, उनके क्या हुआ क्या है देखें। और कई केसेस है तो रियासत में वो रिवेल्यूशन में बच्चे पास हो जाते हैं, बॉर्डर पे जो आ जाते हैं ना 1-2-3 मार्क्स से, अब रिवेल्यूशन करे पास हो जाते बच्चे जाना। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर आपको बता दूं कि ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी 5 साल तक मातल करने की तजवीज़ पेश की थी। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है, और लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान 5 साल तक नहीं बल्कि 20 साल तक यूरेनियम अफजोदगी यानी यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो 20 साल तक मुअत्तल रखे। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि दूसरी खबर यह अहम है कि पाकिस्तान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर रहा है और तैयारियां भी कर रहा है। और तीसरी खबर यह है कि पोप लियो ने जंग के खिलाफ बोलने का बवांग दहल ऐलान कर दिया है और कहा कि मैं ट्रम्प जैसे शख्स को अहमियत नहीं देता, इसलिए कि उन्होंने जो तनकीद की है, यानी उन्होंने नाम तो नहीं लिया ट्रम्प का, लेकिन जो तनकीद के पोप लियो पर कि ये ख़तरनाक है, ये बहुत ही अजीब गरीब बातें की थी, क्योंकि उन्होंने पोप लियो ने जो ईसाई कैथोलिक ईसाइयों के बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि भाई आप जंग करने वालों के लिए दुआ नहीं कर सकते, बल्कि जंग ख़त्म करने के लिए दुआ की जाती है। बिल्कुल यह सब देखिए, कोई एजेंसी आगे नहीं आ रही, कम से कम मजहबी रहनुमा है वर्ल्ड के, वो लोग आगे आना चाह के कोशिश करना, खासतौर पे जो क्रिश्चियन रहनुमा है वो लोग आ सकते हैं जाके, और इसराइल को तो लगाम लगा सकते हैं ना। कंटिन्यू मुसलसिल जो है ना लेबनान पे जो है ना हमले कर रहा है, छोटा सा कंट्री बताइए, यानी उसकी जारियत का अभी भी सिलसिला जारी है, बताइए। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर आ रही कलकत्ता से, बहुत ही शर्मनाक खबर है। और आपको बता दें कि कलकत्ते का एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उसने अपने क्लिनिक पर, वैसे तो उसकी फ़ोटो भी लगी हुई है पोस्टर पर, जिसमें वो बीजेपी का स्कार्फ पहना हुआ है, खंडवा पहना हुआ है, तो बहरहाल लंडवा पहना हुआ है। तो बहरहाल आपको बताने का मतलब ये है कि कलकत्ते का एक कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर PK हज़ारे, उसके क्लिनिक के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि उसके एक मरीज़ ने ये पोस्टर लगाया है, जिसमें कहा गया है कि जो कोई डॉक्टर से रुजू होकर जय श्री राम का नारा लगाएगा, उससे कंसल्टेशन जो फीस वसूल की जाती है उसमें 500 रुपये का डिस्काउंट किया जाएगा। डॉक्टर हज़ारे का कहना है कि वो बीजेपी के हमदर्द तो नहीं, लेकिन बीजेपी का जो हुकूमतें हैं, बीजेपी ज़र इख्तियार रियासतें जहाँ पर बहुत तरक्की हो रही है, उससे वो मुतासिर हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए, इस तरह अगर डॉक्टर्स आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो भी दिल का डॉक्टर इस तरह की हरकत कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि दिल के डॉक्टर के बजाय उससे ज़रा और नीचे आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना वो इंतहाई, इन्हें मतलब कितना उन्हें तंग नजर है, बताइए उसको है ना, कैसी हरकतें कर रहा है, बेहूदी किस्म की जो है ना, मुतासिर होके, फिरका परस्त मुतासिर होके ऐसी हरकतें कर रहा है जो ना। हालांकि डॉक्टर का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, इंसानियत मैं समझता हूँ कि वो ऊपरी हिस्से के डॉक्टर होने के बजाय निचले हिस्से के डॉक्टर का उसका बेहतर है, वो होता अगर बेहतर होता, क्योंकि ज़हनियत उसकी उतनी नीची है। जी हाँ, इतनी निचली ज़हनियत कहाँ मिले, यानी बवासीर का इलाज करने वाला जो है ना, अगर ब्रॉड माइंडेड होता तो जो है ना ये नहीं देखता था, ये जो है इस किस्म की बेहुदा किस्म की बकवास किस्म की हरकतें नहीं करता था। यकीन मानिए पाइल्स का इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बहुत ही गिरा हुआ शख्स है ये, बल्कि डॉक्टर कहलाने के काबिल भी नहीं है, उसकी डिग्री को भी जो है ना उसकी
ब्लॉक कर देना, सीज कर देना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। इस तरह डिस्काउंट देते हैं, पहले तो उसको तो मैं समझता हूँ कि गिरफ्तार करना चाहिए कि तू कंसल्टेशन फीस कैसा ले रहा है। जी हाँ, जरूरत ही नहीं है जो है ना। अभी बताइए, अब आप बताइए, खाली 500 डिस्काउंट देता है तो कितनी होंगी कंसल्टेशन फीस के अंदर लगेगी? हाँ, अंदर लगी। और जय श्री राम का नारा लगाने के दे रहा है यार। तू ये कहता कि जय हिंद का नारा अगर लगाने को कहता तो बहुत बड़ी बात होती। बिल्कुल जो है ना। और तू कंसल्टेशन फीस नहीं, तू उसको मुफ्त इलाज करना चाहिए था। जी हाँ बिल्कुल। तो अभी भी ऐसे लोग पाए जाते हैं सोसाइटी में हमारे, गंदे। अफसोस की बात है, इनकी तालीम क्या है पता नहीं, पढ़े लिखे जाहिल हैं ये। जी हाँ बिल्कुल जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।